मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी, इससे क्या जहन में आता है? पेरिस्टालसिस मैम। ओके, जब भी मूवमेंट्स का जहन में आए, एक वर्ड आपके जहन में आता है, इंटेस्टाइन कैसे मूव करती है, वाया पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो ये तो एक टाइप की मूवमेंट होगी। पेरिस्टालसिस के अलावा भी कोई मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन में? यस मैम, मिक्सिंग मूवमेंट्स। मिक्सिंग मूवमेंट्स, वेरी गुड सिद्रा। तो ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है एफएससी में? मैम थोड़ा बहुत आइडिया है। थोड़ा बहुत आइडिया है, ओके। सो वी आर गोइंग टू सी द फंक्शनल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन जीआईटी। दिस टर्म इज नॉट न्यू फॉर यू कि जीआईटी में मूवमेंट होती रहती है, और जो है वो मूवमेंट्स जो हैं वो किस टाइप की हैं, एक तो पेरिस्टालसिस टाइप की हैं, एक मिक्सिंग टाइप की हैं। ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और मिक्सिंग मूवमेंट में आपको बहुत अच्छा डिफरेंस यहाँ पे समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो पेरिस्टालसिस क्या है कि इट बिगिंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलस ऑफ द फूड आया, उसकी वजह से यहाँ पे एक डिस्टेंशन हुई इंटेस्टाइन के अंदर। ड्यू टू डिस्टेंशन देयर इज appearance of a circular ring behind this distended area। और वो सर्कुलर रिंग क्यों बना? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स। वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए और उन्होंने कंस्ट्रिक्ट कर दिया पिछले हिस्से को। ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एरिया बिहाइंड, द एरिया अहेड इज रिलैक्स्ड। बट दिस नॉट ऑलवेज हैपन्स ओनली एट वन साइड। जैसे ही फूड आगे जाएगी, जैसे यहाँ से मूव करके अब इधर आ गई, तो वो कंस्ट्रिक्शन रिंग आगे गया है, इस वजह से आगे गई है। आप इसको इमेजिन करो जैसे एक बलून, लॉन्ग बलून्स होते हैं ट्यूब की तरह के, उसके अंदर आपने कोई स्टोन डाला, वो फंस गया। अब उसको आपने स्टोन को निकालना है उस बलून के अंदर से। लंबे वाले बलून्स देखे हैं आप लोगों ने, जो ऐसे ट्यूब की तरह के होते हैं। अब आप अपनी फिंगर से यू कंस्ट्रक्ट करोगे और आगे को पुश करोगे उसे, ठीक है ना। अब फिंगर से कंस्ट्रक्ट करके एरिया बिहाइंड को आप स्टोन को आगे 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 लेते जाओगे, तो तभी वो एक ट्यूब से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह इमेजिन करो कि ये एक फूड का बोलस है, जो ग्राउंडेड फूड अब यहाँ पे पहुँच गई है इंटेस्टाइन में। अब इसे आगे मूव करना है, तो ये एक रिंग सा पीछे डेवलप होगा जो पुश करता जाएगा फूड को आगे, और रिंग भी साथ साथ आगे जा रहा है, जिसकी वजह से फूड भी आगे जा रही है। तो दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एरिया बिहाइंड में कंस्ट्रिक्शन होती है और एरिया अहेड में रिलैक्सेशन होती है। लेकिन जो मिक्सिंग टाइप ऑफ मूवमेंट्स है, जहाँ पे भी मिक्सिंग रिक्वायर्ड है, वहाँ पे क्या होगा कि ऑल्टरनेट कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एरिया पहले कंस्ट्रक्टेड थे वो रिलैक्स हो जाएंगे, जो रिलैक्स थे वो कंस्ट्रक्टेड हो जाएंगे, ताकि ये जो येलो और ब्लू उन्होंने करके दिखाया हुआ है कि इस फूड थी वो इस पार्ट ऑफ फूड से मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मिक्सिंग प्रोपल्सिव मूवमेंट या पेरिस्टालसिस मूवमेंट का काम ये था कि वो सिर्फ फूड को अहेड मूव करे, और मिक्सिंग मूवमेंट का ये काम है कि वो सारे जो पार्टिकल्स अंदर आ चुके हैं उनको मिक्स कर दे थॉरली। तो पहले तो आप देखें इन जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स में, जैसे ये इमेजिनेटिव से सब उन्होंने कलर दिया हुआ है, येलो कलर, ब्लू कलर, येलो सेपरेट था, लेकिन जब मिक्सिंग मूवमेंट आई तो ये मिक्स हो गए आपस में, ठीक है। अब दोबारा से जो एरिया यहाँ पे रिलैक्स था, वो कंस्ट्रक्टेड था, वो रिलैक्स हो गया। उससे नेक्स्ट जो है ये वाला, क्योंकि पहले रिलैक्स था, ये कंस्ट्रक्टेड हो गया। तो ये ऑल्टरनेटिवली इस तरह की मूवमेंट होती रहेगी until the whole food is mixed with one another. Understand up till now? यस मैम। यस मैम। Good. सो प्रोपल्सिव और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अब दो इसमें मैंने एनिमेशंस डाली हैं, आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे मूव करती है फूड।
constriction ring is formed behind the bolus of the food. It is because of contraction of circular muscles. ठीक है, circular muscles contract कर जाते हैं और वो food को forward propel करते जाते हैं. अभी ये ring चलता जाएगा intestine के साथ और food आगे move करती जाएगी. Behind the bolus of food, a constriction ring is formed due to contraction of circular muscles, pushing the bolus of the food ahead. जो एरिया कंस्ट्रिक्टेड था वो रिलैक्स होता जाएगा और अगला कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा और मूव करता जाएगा. So understand now? Yes, ma'am. Good. Now, stimuli for peristalsis आपके जहन में कैसे आया और इंटेस्टाइन को क्या स्टिमुलस चाहिए तो वो एक कंस्ट्रिक्शन रिंग बनाएगी? क्या क्या स्टिमुलस हो सकती है? मैम जब Ma'am, फूड बहुत mechanical stimulus due to distension. वेरी गुड. मैकेनिकल स्टिमुलस ड्यू टू डिस्टेंशन. ऐसे ही अंदर फूड आई तो वहाँ से एक ट्यूब जो है वो जो ट्यूब थी वो डिस्टेंड हो गई और डिस्टेंशन ने एक स्टिमुलस दी टू माइंटेरिक प्लेक्सस जिसकी वजह से ये पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो गई. सो डिस्टेंशन ऑफ द गट या फिजिकल इरिटेशन हुई वहाँ पे लोकल एरिया पे जहाँ पे फूड पहुँची या कहीं पे किसी भी लोकल एरिया पे स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स आए और उसकी वजह से मैंने आपको बताया जब भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई आएंगी टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन वो हमेशा मोटिलिटी को इम्प्रूव करेंगी, वेदर इट इज़ मिक्सिंग मूवमेंट वेदर इट इज़ पैरास्टाल्टिक मूवमेंट. तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल आए तो भी बहुत तेज़ मोटिलिटी हो जाती है. पैरास्टाल्टिक वेव्स तेज़ी से आना शुरू हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट moving the bolus of the food downward toward the anus. इसी वजह से स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलाई में अक्सर लोगों को डायरिया हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि एक विदाउट एनी रीज़न वो जो है पेरिस्टाल्टिक वेव्स इतनी तेज़ हो जाती हैं कि वो बोलस ऑफ फूड को टुवर्ड द एनस मूव करना शुरू कर देती हैं. Now, role of myenteric plexus in peristalsis. आपको क्या लगता है कि myenteric plexus का क्या रोल है? मैम myenteric plexus तो था ये सर्कुलर और स्मूथ मसल के बीच में दायरे पड़ा था तो मेनली तो यही प्रोवाइड करेगा नर्व इम्पल्सेस फॉर कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. Myenteric plexus is present between the circular and longitudinal muscles, or submucosal plexus is present in the submucosa. I told you that from S, the submucosal plexus, it deals with secretions mainly, and myenteric plexus, it is present in muscles. It deals with movements or motility of the intestine. तो ये क्या है? या वही आपकी रिवीजन है. तो टू प्लेक्ससेस प्रेजेंट, वन इज सबम्यूकोजल प्लेक्सस एंड अदर इज माइंटेरिक प्लेक्सस. ये माइंटेरिक प्लेक्सस आपको लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के दरमियान में नजर आ रहा है. तो इसको सुपर इम्पोज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स आते जाते हैं. It has been seen that if there is congenital absence of myenteric plexus at any area of the GIT, ये भी एक एबनॉर्मलिटी है कि कंजेनिटली कुछ एरिया ऑफ GIT में माइंटेरिक प्लेक्सस डेफिशिएंट होता है. अगर ऐसा हो तो क्या होगा? या वेगल जो इफरेंट नर्व्स हैं वो किसी रीज़न की वजह से कट हो जाएं, ठीक है, या माइंटेरिक प्लेक्सस जो है वो डेफिशिएंट हो या वेगल इफरेंट नर्व्स जो आ रही हैं यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई जो इंटेस्टाइन आ रही हैं वो काट दी जाए या कट जाए या कोई इंजरी हो जाए तो क्या हो जाएगा? देयर इज लिटिल और नो पेरिस्टाल्सिस. ठीक है, तो ये एक आपको साथ अप्लाइड एस्पेक्ट इन्होंने बताया कि माइंटेरिक प्लेक्सस हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ गट? ये एक लॉ है जिसको रिसेप्टिव रिलैक्सेशन भी कहते हैं. लॉ ऑफ गट में दो चीज़ें आ जाती हैं. इट्स वेरी सिंपल. जो अभी तक हम पेरिस्टाल्सिस पढ़ रहे हैं आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि
ये कंस्ट्रिक्शन होती है सर्कुलर मसल्स की, ठीक है, और रिलैक्सेशन होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल की उस जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन रिंग अपीयर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स होके अलाउ कर देते हैं कि जो आपके आयशा इफ्तिखार, वेरी गुड, आप अभी नर्सरी की बच्ची बन गई हैं एकदम। मसल लीड फॉर्मेशन ऑफ अ contraction ring behind the bolus of the food. For example, यहाँ पे bolus of the food था। अब इसे आगे आप देखें कि ये सारा एरिया जो है वो रिलैक्स होता जाएगा। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का मतलब है कि ये देगा, रिलैक्स होता जाएगा कि बोलस ऑफ द फूड आगे 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 आता जाए। ये रिलैक्स ना हो, ये कॉन्ट्रैक्टेड रहे तो फूड कैसे मूव करेगी। तो एरिया अहेड ऑफ द कंस्ट्रिक्टर रिंग 2 to 3 सेंटीमीटर्स अहेड ऑफ कंस्ट्रिक्टर रिंग, सारा एरिया जो है वो रिलैक्स हो जाता है ताकि बोलस ऑफ फूड आगे मूव करे। और ये जो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन है ये जिस सेगमेंट में होती है वहाँ पे क्या होता है, ऑपोजिट हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स। तो इधर से ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ गट में क्या दो चीज़ें आ गई, आपका ये माइंटेरिक रिफ्लेक्स या पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। क्या हुआ कि जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल और रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल हो गए, और जो एरिया रिलैक्स था वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल और रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल हो गए। दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। और क्या है दूसरी चीज़ कि इनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस जो है उसको, ये इन दोनों चीज़ों को मिला के हम कह देते हैं लॉ ऑफ गट। जो पेरिस्टाल्सिस है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर साइड डाउनवर्ड्स, या इट मूव्स ऑलवेज इन द एनल डायरेक्शन। क्यों? मैम जाहिर है वापस तो आने से रहा फूड माउस की तरफ। हम तो चाहते हैं एक्सक्रीशन में जैसे करते हैं फूड अब्जॉर्प्शन के बाद, सो के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो ही है। हाँ, तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना बेटे, लेकिन क्यों ये नेचर ने ऐसा सिस्टम, ये तो हमें पता है, समझ आ रही है कि फूड को डाउनवर्ड जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई नेचर ने एक सिस्टम भी तो बनाया होगा ना कि पेरिस्टाल्सिस को ऑलवेज डाउनवर्ड ही जाना चाहिए। जब भी वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर दे तो क्या होता है, तो वॉमिटिंग आ जाती है। वेरी गुड, शाबाश। एंटी पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाती है। तो अगर पेरिस्टाल्टिक वेव डाउनवर्ड मूव करे, तो ये मैंने यहाँ पे एरो से लिखा है डाउनवर्ड क्यों जा रही है, बिकॉज माइंटेरिक प्लेक्सस इज पोलराइज्ड इन एनल डायरेक्शन। नेचर ने हमारे इंटेस्टाइन में ये सिस्टम ही ऐसा रखा हुआ है कि माइंटेरिक प्लेक्सस जब भी पेरिस्टाल्टिक वेव इनिशिएट करेगा तो इट इज पोलराइज्ड इन एनल डायरेक्शन, उसका एक्शन पोटेंशियल मूव ही डाउनवर्ड करेगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत एक्शन पोटेंशियल्स या पेरिस्टाल्टिक वेव अपवर्ड जाती है वो डाई आउट हो जाती है नॉर्मली। अगर वो जा रही है अपवर्ड तो दिस इज एंटी पेरिस्टाल्सिस, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर नॉर्मल है सब कुछ तो एनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस को हमने लॉ ऑफ गट के अंदर इंक्लूड किया। और क्यों किया, बिकॉज योर माइंटेरिक प्लेक्सस इज पोलराइज्ड इन एनल डायरेक्शन, ठीक है। यह नेचर की तरह ही सिस्टम बॉडी में ऐसा लगा हुआ है कि माइंटेरिक प्लेक्सस व्हेनेवर it will generate your peristaltic movement, it will cause the movement of the food in the inner direction. Okay, अब मिक्सिंग मूवमेंट्स, अब थोड़ा सा मिक्सिंग मूवमेंट हमने उस फिगर में कर लिया था। तो अब आप इसमें देखो यही वही चीज़ जो है थोड़ी एक्सप्लेन की हुई है कि अगर ये बोलस ऑफ द फूड यहाँ पे है और यहाँ पे रिलैक्सेशन है, उससे नेक्स्ट बोलस इधर है, उस एरिया में रिलैक्सेशन है, इन दोनों के बीच में कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे फिर एक बोलस ऑफ द फूड है, जिस जगह वो पड़ा हुआ है वहाँ पे रिलैक्सेशन है, यहाँ पे उससे पीछे फिर कंस्ट्रिक्शन होगी। तो जब मिक्सिंग मूवमेंट स्टार्ट होगी तो जिस एरिया में इनिशियली कंस्ट्रिक्शन थी वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगी, जिस एरिया में रिलैक्सेशन थी वहाँ कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो दैट ये येलो और ब्लू कलर से शो हुआ है कि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और जब फिर दोबारा ऑपोजिट होगा इससे तो बिल्कुल ही नई किस्म का प्रोडक्ट बन जाएगा ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ दीज टू बोलस ऑफ द फूड।
ठीक है, ये आपस में मिक्स होते जाएंगे ड्यू टू दीज मिक्सिंग मूवमेंट जो ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन से बनती हैं, और फिर वो एरियाज आपस में ऑल्टरनेट करते जाते हैं. सो इजी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? No, ma'am. Okay, good. This is another way of describing the same thing कि किस तरह यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन थी, अब रिलैक्सेशन हो गई, फिर दोबारा इसी एरिया पे कंस्ट्रिक्शन हो गई. लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक बड़ा बोलस ऑफ द फूड है ब्रेक डाउन हो गया, फिर उससे भी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया और मिक्सिंग हो गई. तो मिक्सिंग मूवमेंट्स दो काम कर रही हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन द लार्जर बोलस इनटू स्मॉलर वन, और साथ ही साथ वो मिक्स कर रही हैं आपस में, जितने भी अंदर पार्टिकल्स आ गए उनको आपस में भी मिक्स कर रही हैं. सो रेफरेंस इज योर गाइडेंस फिजियोलॉजी 13th एडिशन, और इसका पेज 803 है, वहाँ पे ये सारी डिटेल में दी हुई है. नॉट वेरी लॉन्ग टॉपिक, बहुत अच्छा शॉर्ट सा एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसको मैंने जो डायग्रामेटिकली आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है सारा कुछ. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो क्वेश्चन पूछ लो. मैम प्लेक्सिस का थोड़ा बता दें दोबारा. प्लेक्सस का माइंडायरेक्ट Mind प्लेक्सस से direct. रिलेटेड यस मैम. मैंने आपको ये बताया था कि माइंडायरेक्ट प्लेक्सस इट डील्स विद मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के अंदर जो भी मूवमेंट होती है वो माइंडायरेक्ट प्लेक्सस की वजह से होती है. जो सब म्यूकोजल प्लेक्सस है यहाँ पे, द सब म्यूकोजल प्लेक्सस इट इज़ रिलेटेड टू द सिक्रीशंस, क्योंकि ये मुकोजा के करीब है, ये जब भी एक्टिव होगा तो यहाँ पे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा. लेकिन द प्लेक्सस विच इज़ बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल इट इज़ माइंडायरेक्ट प्लेक्सस, एंड इट डील्स विद योर मूवमेंट, या पेरिस्टाल्सिस को ऑर्गेनाइज ही ये कर रहा है, इनिशिएट ये कर रहा है, और फिर मूव भी यही कर रहा है. ठीक है, तो कैसे हमें पता चला कि माइंडायरेक्ट प्लेक्सस इज कंट्रोलिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? वो ऐसे हमें पता चला कि जिन पेशेंट्स में देयर इज कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ माइंडायरेक्ट प्लेक्सस किसी भी एरिया में, पूरी जीआईटी में तो नहीं हो सकती, लेकिन किसी जीआईटी के किसी एरिया में अगर माइंडायरेक्ट प्लेक्सस नहीं होता तो उन लोगों में ये देखा गया है कि उस एरिया में पेरिस्टाल्सिस होती ही नहीं. फॉर एग्जांपल जेजुनम के अंदर एक पेशेंट आया आपके पास और जेजुनम में उसके पेरिस्टाल्सिस नहीं है, और बाद में जब डिटेल्ड टेस्ट हुए उसके इंटेस्टाइन के तो तब पता चला कि उसका माइंडायरेक्ट प्लेक्सस ही नहीं है उस एरिया में. तो उससे हमें पता चला कि माइंडायरेक्ट प्लेक्सस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरेटिंग द पेरिस्टाल्टिक वेव. या वेगस नर्व, मैंने आपको बताया था वेगस इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व. सिंपैथेटिक नर्व जब भी स्टिमुलेट होंगी दे हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइन, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो जब भी स्टिमुलेट होंगी दे हैव स्टिमुलेटरी इफेक्ट. तो अगर किसी वजह से ये वेगस नर्व कट होगी, फॉर एग्जांपल कोई किसी एरिया में ऑपरेशन हो रहा था और ड्यूडिनम के एरिया में या उधर से बाइल डक्ट का ऑपरेशन हो रहा था और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कट हो गई ड्यूडिनम की, तो क्या होगा कि उस एरिया में पेरिस्टाल्सिस जनरेट नहीं होगी क्योंकि वेगस नर्व कट होगी. या वेगस नर्व इज स्टिमुलेटरी टू द माइंडायरेक्ट प्लेक्सस. सो बोथ ऑफ देम they are very very important in generation of normal peristalsis in your GIT. And if there is congenital absence of marindirect plexus in any area or cut vagus nerve in any area, there is little or no peristalsis. Understand this thing? मैम जी बेटा. मैम हमारे पास जो एकलेजिया होता है उसमें भी पेरिस्टाल्सिस नहीं होती? एक्लेजिया कार्डिया में भी नहीं होती. हाँ जी, नहीं होती पेरिस्टाल्सिस? हम नहीं होती. हम वो भी मूवमेंट्स ऑफ अभी हमें मोटर फंक्शंस ऑफ द स्टमक में पढ़ेंगे डिटेल में. ओके मैम. एक्लेजिया पे कैसे पहुंच गए हो आप लोग? ये बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हो साथ साथ? नहीं मैम, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना कि एकलेजिया में भी एसोफेगस में आपका फूड जो है वो स्टक हो जाता है बोलस, तो आपको एक फीलिंग आती है कि आप मतलब आपका बोलस मूव नहीं करता, तो मुझे ये लगा कि शायद पेरिस्टाल्सिस की डिजीज है वो. हाँ, वो उसमें और फैक्टर्स भी हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, नो मैम. बेटे तो
ये मायोडायरेक्ट प्लेक्सस जो है पोलराइज्ड होता है इन द एनल डायरेक्शन। तो मैम रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की क्या वजह होती है फिर? ये हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि माइंड डायरेक्ट प्लेक्सस इज पोलराइज्ड इन एनल डायरेक्शन। जब भी जो है वेव क्रिएट होगी, कंस्ट्रिक्शन रिंग क्रिएट होगा, तो रिलैक्स इन द एनल डायरेक्शन, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपकी ये ऊपर से एसोफेगस वाली साइड आ रही है और ये डाउनवर्ड जा रही है टुवर्ड द एनस। तो कंस्ट्रिक्शन रिंग यहाँ पे अगर अपेयर हुआ है तो रिलैक्सेशन यहाँ नहीं होगी, रिलैक्सेशन अहेड होगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि अब कोई एब्नॉर्मेलिटी, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स भी हम करेंगे, उसमें एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है, तो क्या है, यही पेरिस्टाल्सिस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। बट दिस इज एंटी पेरिस्टाल्सिस, दिस इज नॉट नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस। नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस में हमेशा इसी तरह ही होगा कि अगर एक कंस्ट्रिक्शन रिंग अपीयर हुआ है तो उससे डिस्टल एरिया जो है उसकी रिसेप्टिव रिलैक्स होगी, नॉट प्रॉक्सिमल एरिया, ठीक है। Area distal to the constriction ring is receptively relaxed because myenteric plexus is polarized naturally in the inner direction only, ठीक है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, लेकिन पैथोलॉजी भी आ जाती है लाइफ में कहीं ना कहीं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम वॉमिटिंग रिफ्लेक्स में पढ़ेंगे, उसकी वजह से ये ऑपोजिट सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है।